Hey everybody, this is the second video in your class 11 NCERT series और आज के हमारे टॉपिक का नाम है फ्रीडम. दिस लेक्चर वुड बी मोर इफेक्टिव अगर आप पहले से इस चैप्टर को पढ़ के आएँ. अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो ट्राई करना कि इस वीडियो को देखते टाइम आपने अपनी बुक साइड में खोल रखी हो. सो लेट्स बिगिन चैप्टर 2 फ्रीडम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फ्रीडम एज एन आइडियल. अब जितनी भी फ्रीडम मूवमेंट्स हुई हैं थ्रू आउट हिस्ट्री उनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स हमने नोटिस करें हमेशा से. फॉर एग्जाम्पल bloodshed, heroic struggle. लोग अपनी जान देने के लिए रेडी रहते हैं जिसको हम सैक्रिफाइसेस बोलेंगे. लोग दूसरों की जान लेने के लिए रेडी रहते हैं. ये हमेशा से ऐसा होता आया है और होता रहेगा. इससे हमें फ्रीडम के बारे में पता क्या लगता है. वी रियलाइज दैट फ्रीडम इज़ फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट टू द ह्यूमन कंडीशन. इसलिए तो लोग इतना कुछ करने के लिए इसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, है ना. अब आपकी बुक में ओंग सैंग सूकी और नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना ज़रूर उसको आप, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी आपको इनके वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए. सो नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी इज़ कॉल्ड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ये आपको याद होना चाहिए. एंड ओंग सैंग सूकीज कलेक्शन ऑफ एसेज इज़ कॉल्ड फ्रीडम फ्रॉम फियर. ये आपको याद होना चाहिए. बाकी एज जनरल नॉलेज तो आपको पता ही होना चाहिए कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ है इन्होंने फ्रीडम के लिए क्या कुछ नहीं किया है ना, इनके स्ट्रगल्स के बारे में. अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. यू कैन मूव ऑन. नाउ लेट्स डिफाइन फ्रीडम. अब फ्रीडम आपसे पूछा जाए क्या होता है, फ्रीडम बताओ भाई क्या होता है. फ्रीडम को यूजुअली लोग बेसिक वे में डिफाइन ऐसे करेंगे कि खुली छूट मिलनी चाहिए उन्हें कुछ भी करने की. कोई भी उन पे रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई भी उन पे कंस्ट्रेंट्स ना हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उनको डिक्टेट ना करे कि उनकी लाइफ कैसे होनी चाहिए, उनके एक्शंस कैसे होने चाहिए, उन्हें कब क्या करना चाहिए, कुछ भी ना डिफाइन करा जाए. बेसिकली खुला राज, आपको हर चीज़ करने का अलाउंस है. दिस वुड कम अंडर एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम. बट दिस इज़ ओनली वन डायमेंशन ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम की एक दूसरी डायमेंशन भी होती है विच इज़ अबाउट क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स. इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम. अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनमें से कोई भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा कम इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. दे आर म्यूचुअली दे फंक्शन टुगेदर. अब इनको समझने के बाद वी कैन डिफाइन फ्रीडम. ठीक है, फ्रीडम की डेफिनेशन क्या हुई, एक प्रॉपर डेफिनेशन. फ्रीडम इज अ सिचुएशन इन विच देर इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डेवलपमेंटल कंडीशंस विद मिनिमम कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, और इट एनकरेजेस यूज़ ऑफ रीज़न, इट एनकरेजेस रैशनैलिटी. रीज़न को यूज़ करना यानी रैशनैलिटी यूज़ करना. इट एनकरेजेस रैशनैलिटी. अ फ्री सोसाइटी इज़ वन दैट मैक्सिमाइजेस द इंडिविजुअल पोटेंशियल डेवलपमेंट विद मिनिमम कंस्ट्रेंट्स. ये आपको डेफिनेशन याद रहनी चाहिए. अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको हेल्दी वे में अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव करने की पूरी ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करी जा रही हैं. और जितने भी रेस्ट्रेंट्स हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं, अब कुछ कंस्ट्रेंट्स तो होंगे ही, ऐसा नहीं हो सकता कि कंस्ट्रेंट्स हो ही ना, वो पॉसिबल नहीं है. बट कंस्ट्रेंट्स होंगे, बट इट शुड बी द एम ऑफ अ गुड सोसाइटी, ऑफ अ ट्रूली फ्री सोसाइटी, कि जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत ही मिनिमम हो. अगर वो ज़्यादा हो तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं कहलाई जाएगी. ठीक है, हमें इतना याद रखना है. अच्छा, अब आपकी बुक में स्वराज को लेकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक बॉक्स में. स्वराज. नाउ व्हाट डज स्वराज मीन. स्वराज मीन्स स्वराज, सेल्फ रूल. सेल्फ रूल. नाउ व्हाट डज दैट मीन. सेल्फ रूल मतलब खुद पे राज और खुद का राज. रूल ऑफ द सेल्फ एंड रूल ओवर द सेल्फ. अब यहाँ पे आप गांधी जी का ये बुक याद रख लेना, हिंद स्वराज करके. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है. हिंद स्वराज गांधी जी की बुक थी जिसमें उन्होंने स्वराज के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करा उसको क्या होता है. स्वराज इज़ नॉट जस्ट फ्रीडम बट लिबरेशन इन रिडीमिंग वंस सेल्फ रिस्पेक्ट, वंस सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटीज़ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन. ये बड़ी हैवी सी डेफिनेशन है, बट बेसिकली अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि आपको स्वराज ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रियलाइज़ करो, आप अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली ले रहे हो, और आप इतने केपेबल हो रहे हो कि आप पे जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो आपको डीह्यूमनाइज कर रहे हैं. डीह्यूमनाइज मतलब आपको ह्यूमन की तरह ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा आपका, आपको तो बस चीज़ या किसी जानवर की तरह, मतलब आपको इंडिविजुअल की तरह ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा. उसे बोलते हैं डीह्यूमनाइजेशन. उस सब से छूट, फ्रीडम फ्रॉम ऑल दैट. आप इस बॉक्स को पढ़ लेना. बाकी हिंद स्वराज याद रखना, उनकी बुक का नाम है. नाउ वी कैन मूव ऑन. एक्सक्यूज मी. अच्छा, अभी हमने ये जो दो एस्पेक्ट्स की बात करी फ्रीडम के, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट, हमने पहले भी मेंशन करा कि बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट. नो इंडिविजुअल लिविंग इन अ सोसाइटी कैन होप टू एन्जॉय
टोटल एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो सोसाइटी नहीं कहलाई जाएगी, वो जंगल राज कहला जाएगा बेसिकली, ठीक है. इट बिकम्स नेसेसरी देन टू डिटरमाइन विच सोशल कंस्ट्रेंट्स आर जस्टिफाइड एंड विच आर नॉट. अब इसका क्या मतलब हुआ, अब एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स से आपको ट्रूली मतलब फुली छुटकारा तो कभी मिल ही नहीं सकता. कंस्ट्रेंट्स तो होंगे ही, वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आपको कंडीशंस बनानी है फुल पोटेंशियल के अचीवमेंट के लिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल तो ज़रूरत होगा ना, ताकि आप राइट कंडीशंस क्रिएट कर सको. उसको करने के लिए आपको केओस को कम करना पड़ेगा. केओस को कम करने के लिए आपको थोड़े से कंस्ट्रेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे. अब कंस्ट्रेंट्स होते हैं कई तरह के. कंस्ट्रेंट्स अच्छे तरह के, बुरे तरह के, हार्श, लिबरल कंस्ट्रेंट्स, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स होंगे. हमारा काम क्या है पॉलिटिकल थ्योरी में, विच कंस्ट्रेंट्स शुड वी चूज़ एंड विच शुड बी डिस्कार्ड. ये हमारा पॉलिटिकल थ्योरी में डिस्कशन रहता है हमेशा कि कंस्ट्रेंट्स कैसे होनी चाहिए. इट बिकम्स which constraints are acceptable and which should be removed. अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा डिस्टिंक्शन हमें बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रेंट्स में कि सम आर एक्सेप्टेबल कंस्ट्रेंट्स while others are not acceptable, they are removed. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बिकॉज एक इंडिविजुअल, एक कंट्री, एक नेशन या कोई भी कम्युनिटी, इनको अपनी डेस्टिनी अचीव करने के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए, है ना. उस सिचुएशन में आपको कंस्ट्रेंट्स हटाने होंगे. उस सिचुएशन में व्हाट इज़ डिज़ायरेबल, इट इज़ डिज़ायरेबल टू रिमूव कंस्ट्रेंट्स. बट आप इनको कुछ भी तो नहीं करने दे सकते ना. ऐसे ही थोड़ा ना कि जस्ट बिकॉज फ्रीडम है तो ये कुछ भी करने लग गए. कोई भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी या नेशन, उस टाइम पे कंस्ट्रेंट्स आर नेसेसरी, नॉट ओनली नेसेसरी बट दे आर डिज़ायरेबल. उस सिचुएशन में कंस्ट्रेंट्स आर नीडेड. इसीलिए वी नीड टू मेक दिस डिस्टिंक्शन. इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कंस्ट्रेंट्स को एक्सेप्टेबल माना जाएगा, हमेशा माना जाएगा, क्योंकि वो नेसेसरी हैं. बाकी यूजुअली मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स को हटाने का ही एक गोल होना चाहिए एक अच्छी सोसाइटी का. मूविंग ऑन, नेक्स्ट हेडिंग, सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स. फर्स्ट हमारा होगा सोशल इनइक्वालिटी. सोशल इनइक्वालिटी मतलब आपकी सोसाइटी में जो भी पोजीशन है वो बाकियों के प्रति या तो एट एन एडवांटेज होगी, ठीक है, या फिर एट अ डिसएडवांटेज होगी, बट इक्वल नहीं होगी वो. फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम. अब कुछ लोग कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको ढेर सारे एडवांटेज होंगे. बाकी कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से होगा, या फिर उनकी सिचुएशन ख़राब होगी किसी ना किसी वे में. वो कंस्ट्रेंट हो गया ना उनकी फ्रीडम पे. उनकी फ्रीडम तो रिस्ट्रिक्ट होगी. वो कहाँ से अब अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव करेंगे, नहीं कर पाएंगे कभी भी. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. अगेन दिस इज़ अबाउट योर इकोनॉमिक स्टेटस. अब आपके पास पहले से ही पैसा नहीं है, अगर आप गरीबी में पैदा हुए तो आप अपना ट्रू पोटेंशियल कहाँ से अचीव करोगे, नहीं कर पाओगे कभी भी. ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये अपना अनंत अंबानी के बेटे, नहीं अनंत अंबानी वो तो खुद ही बेटा है, हाँ, उसकी जैसे जो ऑलरेडी दे आर बॉर्न रिच, तो उनको तो ढेर सारे एडवांटेज है, इकोनॉमिक एडवांटेज. तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी. कोई भी अपना ट्रू पोटेंशियल कैसे अचीव करेगा अगर उसका सिचुएशन पहले से ही ख़राब है. तो दिस इज़ अनदर पॉइंट. थर्ड हमारा आएगा रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लॉ. इसमें सब कुछ आ जाएगा. इसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. दीज आर नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग, क्योंकि ऑर्डर को बनाए रखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इंपॉर्टेंट. फिर दूसरा हमारा, अच्छा इसमें लॉ भी इंक्लूड कर लो, रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉ. फिर हमारा आएगा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, दिस इज़ अ डबल एज सोर्ड, बट यूजुअली दे आर बैकवर्ड इन नेचर. जब भी किसी की फ्रीडम पे कंस्ट्रेंट लगाया जा रहा है थ्रू कस्टम एंड ट्रेडिशंस, तो वो यूजुअली टाइम मॉडर्न नहीं होते. बेसिकली यूजुअली यही मीनिंग होता है उसका. अच्छा, फोर्थ पॉइंट होगा हमारा गवर्नमेंट रूल. अब गवर्नमेंट रूल व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय फोर्स, ठीक है, यानी दम के बेसिस पे, यानी डंडे के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे, अथॉरिटेरियनिज्म के बेसिस पे, व्हेन गवर्नमेंट रूल इज़ बैक्ड बाय फोर्स, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल. वो भी फ्रीडम पे आपकी कंस्ट्रेंट है, ठीक है, बट इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, नॉट डिज़ायरेबल. फॉर एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप या कॉलोनियल रूल, ठीक है, ब्रिटिश राज हो गया हमारा, या डिक्टेटरशिप कह लो जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, दैट्स अ डिक्टेटरशिप. फिर इसमें दूसरा कैटेगरी हो जाएगी गवर्नमेंट बैक्ड बाय डेमोक्रेसी. अब ये हमारी आइडियल सिचुएशन है. अभी जैसे हमने पहले बात करा ना कि कंस्ट्रेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट कुछ तो होंगे ही होंगे अगर फ्रीडम को प्रिजर्व रखना है हमें, ठीक है, वरना फ्रीडम खुद ही खतरे में आ जाएगी. इसलिए कुछ कंस्ट्रेंट्स तो ज़रूरी हैं. तो इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स ज़रूरी है जिसमें फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रूल दैट इज़ बैक्ड बाय डेमोक्रेसी. अब वो आपकी कंस्ट्रेंट फ्रीडम पे कर रहा है, बट क्योंकि वो डेमोक्रेसी है तो वो आप उसको कह सकते हो एक तरह का पॉजिटिव सिचुएशन है वो. फॉर एग्जांपल इसका होगा अमेरिकन सिस्टम हमारा, ठीक है. फ्रीडम ऑफ पीपल इज़ प्रोटेक्टेड इन दिस सिचुएशन. अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वाई आर कंस्ट्रेंट्स नीडेड. अभी ये हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस करा था, अब हम इसको डिटेल में बात करेंगे. फर्स्ट पॉइंट हमारा टू प्रिवेंट सोसाइटी फ्रॉम डिसेंडिंग इनटू केओस एंड वायलेंस. अगर भाई सबको खुली छूट मिल गई तो वो कुछ भी करने लग जाएंगे ना, मार धाड़,
अब आप देखो अपने इंडिया में तो वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे लोग रोड रेज में इन्वॉल्व हो जाएंगे या गोली गोली मार देते हैं, कुछ किसी भी बात पे, छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे की जान लेने के लिए रेडी रहते हैं यहाँ पे तो बंदे। इतना तो कुछ इंपॉर्टेंट होता भी नहीं, स्टिल वो इतना, तो उनको रोकने के लिए अब ये फ्रीडम अच्छी फ्रीडम थोड़ी ना है कि आप छोटी छोटी बात पे लोगों को मार रहे हो या किसी भी माइनर डिसएग्रीमेंट पे आप जान ले रहे हो दूसरे इंसान की। दैट इज़ नॉट अ गुड फ्री सिचुएशन। उस टाइम पे तो कंस्ट्रेंट्स होने ही चाहिए, तो टू प्रिवेंट अ सोसाइटी फ्रॉम डिसेंडिंग इनटू केओस एंड वायलेंस, इसलिए कंस्ट्रेंट्स ज़रूरी हैं। सेकंड होगा हमारा टू सेटल डिस्प्यूट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड जस्ट फ्रॉम द सेंटेंस, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको रोकने के लिए या फिर अगर वो हुए हैं तो उनका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको कंस्ट्रेंट्स, इस सिचुएशन में कंस्ट्रेंट क्या होगा, आपका लॉ होगा, आपका रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। सपोज़ करो कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, तो उस डिसएग्रीमेंट को कोई कोर्ट कैसे सॉल्व करेगा? अगर उस डिसएग्रीमेंट में कोई पहले से रूल्स थे तो सबसे पहले उसको देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी ने रूल्स को फॉलो किया, कौन सी ने नहीं किया, कौन सी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, ठीक है, उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। थर्ड पॉइंट हमारा, फ्रीडम वुड नॉट एग्जिस्ट इफ एवरीबडी स्टार्टेड इम्पोजिंग देयर व्यूज़ ऑन अदर्स। अब ये हमने पहले डिस्कस करा था ये पॉइंट, अब ये डिटेल में इसको आप यहाँ समझ सकते हो कि फ्रीडम बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट नेसेसिटेट करती है। फ्रीडम और कंस्ट्रेंट अलग अलग चीज़ें नहीं है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। अगर फ्रीडम आपको प्रिजर्व करनी है, अगर फ्रीडम को आपको एग्जिस्ट करवाना है तो आपको कंस्ट्रेंट बाय डिफ़ॉल्ट रखने ही होंगे। अगर कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे फिर फ्रीडम विल गेट टू एक्सपेंसिव एंड टू वायलेंट, टू डेंजरस, और फिर वो इतना डेंजरस हो जाएगा बाकियों की फ्रीडम तो ख़त्म कर ही देगी और फिर वो जो फ्रीडम का वेरी कॉन्सेप्ट था उसको भी ख़त्म कर देगी, ठीक है। फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप ऐसे नहीं फ्रीडम अलाउ कर सकते जिसमें बाकी लोग अपना विल इम्पोज कर रहे हैं बाकी दूसरे सब पे, ठीक है, इसलिए कंस्ट्रेंट्स आर नेसेसरी। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा, अ फ्री सोसाइटी रिस्पेक्ट्स इंटरनल डिफरेंसेस। दिस इज़ अ साइन ऑफ अ मेच्योर सोसाइटी, दिस इज़ अ साइन ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी, डेवलप्ड सोसाइटी, जहाँ पर डिफरेंसेस को टॉलरेट करा जाता है। वहाँ पे हर एक छोटी मोटी बात पे ऐसे नहीं कि अब आप पूरा ही लड़ाई झगड़े पे उतर आए। इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए एक ट्रूली डेवलप्ड सोसाइटी में कि वो एक दूसरे के डिफरेंसेस को टॉलरेट कर सके। अब वो कैसे होगा? जब कंस्ट्रेंट्स अच्छे होंगे। कंस्ट्रेंट्स अच्छे कैसे होंगे? जब आपका सिस्टम अच्छा होगा, है ना। तो अगेन दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको आपने कई बार सुना होगा, दिस इज़ कॉल्ड लिबरलिज्म। Liberalism, what is liberalism? A political and moral philosophy plus ideology that emphasizes individual freedom and encourages tolerance towards differences, ठीक है। एक ऐसी मॉरल और पॉलिटिकल फिलॉसफी स्लैश आइडियोलॉजी जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रायोरिटाइज करती है और आपकी दूसरों के प्रति या डिफरेंसेस के प्रति टॉलरेंस को एनकरेज करती है। दैट इज़ कॉल्ड लिबरलिज्म, ये याद रखना। अब हम अपने नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, हार्म प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज़ हार्म प्रिंसिपल? हार्म प्रिंसिपल में सबसे पहले आपको इन भाई साहब का नाम याद रखना होगा, मिस्टर जॉन स्टुअर्ट मिल, JS मिल। इनका नाम पॉलिटिकल साइंस में बहुत बार ही आएगा अगर आप आगे पढ़ोगे तो, फ्यूचर में, आई मीन कॉलेज वगैरह में। और इन्होंने अपने एक एसे में, ऑन लिबर्टी एसे में, हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दिया। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द ओनली राइटफुल रीज़न टू रिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ अनदर इंडिविजुअल इज़ टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपको किसी भी इंडिविजुअल का एक्शन रोकने का राइटफुल रीज़न तभी होना चाहिए अगर आपको किसी और की फ्रीडम प्रोटेक्ट करनी हो, अगर आपको किसी और को हार्म होने से रोकना हो, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल के एक्शंस के थ्रू किसी और को हार्म पहुंच रहा है, ओनली देन यू शुड रिस्ट्रिक्ट देयर एक्शंस, अदरवाइज यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। अगर हार्म किसी को हो रहा है तभी आपको फ्रीडम को कटेल करना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने हार्म प्रिंसिपल में दो सब हेडिंग्स दिए हैं जिसको हम बोलेंगे अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस एंड सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। अब इनका मतलब क्या हुआ? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब जिसके कॉन्सिक्वेंसेस या उस इंडिविजुअल एक्टर के लिए ही हैं और किसी के लिए नहीं है। मतलब उनके जो भी एक्शंस होंगे, उसका जो भी रिजल्ट होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका इफेक्ट सिर्फ उनके ऊपर अपने खुद पे ही आएगा और किसी पे नहीं जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। इसमें कोई स्टेट इंटरवेंशन नहीं होगी। स्टेट इंटरवेंशन मतलब आपकी कंट्री वगैरह, वो इंटरवीन गवर्नमेंट आपकी, ठीक है, वो इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कॉन्सिक्वेंसेज और किसी पे तो जा ही नहीं रहे ना यार, अपने पे जा रहे हैं, इसलिए स्टेट का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेज ना सिर्फ आपके खुद के होंगे बट दूसरों के लिए भी होंगे। अब क्योंकि वो दूसरों के लिए होंगे तो उसमें हार्म होने की पॉसिबिलिटी भी है। अगर वो हार्म होता है तो उसमें आप स्टेट इंटरवेंशन अलाउ कर सकते हो, ठीक है। अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस एंड सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस।
अच्छा, स्टेट इंटरवेंशन भी यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट इंटरवेंशन में सीधा बंदे को उठा के आपने जेल में डाल दिया, ऐसा कुछ कर दिया। जे.एस. मिल स्टेट इंटरवेंशन को भी एक तरह से रेगुलेट करने की बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर छोटी चीज़ के लिए आप स्टेट इंटरवेंशन को फुली अलाउ कर सकते हो कि यार थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो उसको तुमने जेल में डाल दिया, थोड़ा सा किसी ने इशू ट्रबल क्रिएट कर दिया तो उसको तुमने पूरी ज़िंदगी भर की मौत की सज़ा दे दी, फांसी पे चढ़ा दिया। वो नहीं होना चाहिए स्टेट इंटरवेंशन का मतलब। स्टेट इंटरवेंशन शुड बी इन कोरिलेशन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइम और द ट्रबल यू हैव क्रिएटेड और द क्राइम यू हैव कमिटेड, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी जो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, जो आपकी स्टेट इंटरवेंशन है, जो आपका कंस्ट्रेंट्स हैं, वो दे शुड बी रीजनेबल इन नेचर। रीजनेबल जो हमने पहले पढ़ा था, रीजन से वो एक्सप्लेन होना चाहिए, लॉजिकली जस्टिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। दे शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन, मतलब आप उनको लॉजिकली एक्सप्लेन कर सको, जस्टिफाई कर सको और समझा सको। Justifiable constraints imposed should not be so severe that they destroy freedom itself, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो कंस्ट्रेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने फ्रीडम का कॉन्सेप्ट ही उड़ा दिया, ठीक है। वो तो एक तरह से स्टेट को पूरी छूट दे दी ना कि जो चाहे करना कर लो, तुम तो गुलामी बना लो अपनी पॉपुलेशन को, वो थोड़ी ना करने देना हमें स्टेट को। सो दैट्स वाई वी नीड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, अब आगे बढ़ो। नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये अभी हमने पहले भी पढ़ा था। नेगेटिव लिबर्टी आर्ग्यूज फॉर एन इनवायलेबल एरिया ऑफ non interference in which the individual can express themselves freely. If this area is too small, human dignity gets compromised. अब इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव लिबर्टी बेसिकली नो रिस्ट्रिक्शंस, नो कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, फुल फ्रीडम, खुली छूट बेसिकली। इस पे आपका नेगेटिव लिबर्टी आपका इससे रिलेट करता है कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए स्टेट की, या कुछ भी आपके एक्शंस पे कोई रुकाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा छोटा हुआ तो ह्यूमन डिग्निटी ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ह्यूमन की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, आपका डीह्यूमनाइजेशन हो जाएगा, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, है ना, स्टार्टिंग में चैप्टर के। तो वो नहीं होने देना हमें, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव लिबर्टी। यहाँ पे ये आ जाता है, इट एनकरेजेस कंप्लीट फ्रीडम, नॉट एब्सोल्यूट बट मैक्स टू मैक्स फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, एक तरह से खुला राज बोल लो आप इसको। फिर हमारी आती है पॉजिटिव लिबर्टी। अब पॉजिटिव लिबर्टी ये भी हमने पहले पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में। इट इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी एंड विद इम्प्रूविंग इट सो दैट द मैक्सिमम इंडिविजुअल पोटेंशियल गेट्स अचीव्ड विद मिनिमम कंस्ट्रेंट्स। अगेन, आपको बेस्ट पॉसिबल हेल्दी सर्कमस्टांसेस एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सके, है ना। तभी तो वो एक ढंग का ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं, अदरवाइज वो अपना ट्रू पोटेंशियल कभी अचीव नहीं कर सकते। तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव लिबर्टी। अब यहाँ पे कुछ थिंकर्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, आपको इनको याद रख लेना, जे.एस. मिल, रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, ऑरोबिंदो। और ये रूसो से लेकर ऑरोबिंदो तक ये जितने भी है, ये आपके पॉजिटिव लिबर्टी को इसमें आते हैं, इनके अंडर फॉल करेंगे। इन सब लोगों ने, रूसो ने, हेगल, मार्क्स, गांधी, ऑरोबिंदो, इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में ढेर सारा पॉलिटिकल साइंस में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो आप इनको याद रख सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट हेडिंग पे, विच इज़ अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट एंड डिस्कशन। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट इतना मुश्किल है नहीं है जितना लगेगा, बट आपको इसको समझने में थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट्स एंड डिस्कशन। अब एक तरफ फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, है ना, एक्सप्रेशन होना चाहिए, और दूसरी तरफ आ जाता है हमारा बैनिंग। Now what is banning? Banning is a tool to suppress free speech. अब यूजुअली इसको बुरा कंसिडर करा जाता है, बट इज़ बैनिंग ऑलवेज बैड? व्हाट अबाउट हिटलर्स स्पीच? उसको कहीं पे भी अवेलेबल नहीं करा जाता, उनकी जो भी उन्होंने स्पीचेस दी थी अर्ली 20th सेंचुरी में, क्यों नहीं करा जाता? वो बैंड क्यों है उनकी वीडियोज़? बिकॉज उनका सोसाइटी पे हार्म बहुत बुरा होगा, है ना। तो वहाँ पे बैनिंग इट सीम्स कि वॉज द राइट डिसीजन, बट यूजुअली बैनिंग इज़ अ बैड थिंग, ठीक है। बैनिंग यूजुअली नहीं होनी चाहिए, बैनिंग शुड बी डिस्करेज्ड। नाउ वी डू हैव बैनिंग का थोड़ा मेल्ट डाउन वर्जन कॉल्ड सेंसरशिप, जिसमें आपका पूरा आपने जो भी क्रिएट करा है, आर्ट वर्क या मूवी या कुछ भी आपने बुक लिखी है, उसको पूरी तरह नहीं बैन करा जा रहा, उसका पोर्शन हटाया जा रहा है ना। दैट इज़ कॉल्ड सेंसरशिप। मे बी दैट इज़ मोर डिज़ायरेबल दैन बैनिंग। कोई तो आपको एक मिडिल ग्राउंड रीच करना होगा ना। दीज आर द क्वेश्चंस विच आर ऑफ्टन डिबेटेड इन दिस टॉपिक ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट, कि बैनिंग होनी चाहिए
या नहीं होनी चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, बैनिंग कंप्लीटली हटा देनी चाहिए या फिर कंप्लीटली होनी चाहिए। अगर कंप्लीटली होने दी तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो स्टेट पूरा ही कंट्रोल ले लेगा। अच्छा, अगर पूरी तरह हटा दी तो फिर तो यार फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, वो भी नहीं अलाउ कर सकते आप। ये हमेशा डिबेटेड होएगा, आपको उस सब में ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इफ़ वी विलिंगली और फॉर द सेक ऑफ परसुइंग गोल्स एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, इट डज नॉट मीन दैट आर फ्रीडम इज सिमिलरली लिमिटेड, ठीक है। क्योंकि आपने खुद से एक्सेप्ट करा ना उस चीज़ को, आपने अपने फ्री विल से एक्सेप्ट करा, तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि आपकी फ्रीडम लिमिटेड हो गई है। आपने फ्रीडम के बेसिस पे ही तो एक्सेप्ट करा। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आ रहे हो और आपने उसकी कंडीशंस एक्सेप्ट करी, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि उन कंडीशंस ने आपकी फ्रीडम को कटेल करा, वो नहीं बोला जा सकता। नाउ अगर आपको कोर्स नहीं करा जा रहा, अच्छा अगर इस सिचुएशन में कोर्स करा जा रहा है फिर तो गलत है। अगर इस सिचुएशन में आपको फोर्सफुली एंटर करवाया जा रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो तो आपकी फ्रीडम पे एक अटैक है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके एक्सटेंशन, इसके नेक्स्ट पॉइंट में। इफ़ वी आर नॉट कोर्स्ड इनटू एक्सेप्टिंग द कंडीशंस देन वी कैन नॉट क्लेम दैट आवर फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेल्ड। अगेन उसी का एक्सटेंशन है ये पॉइंट, कि अगर आपको फोर्स नहीं करवाया गया, आप खुद से आए हो ना किसी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी सिचुएशन में अपने फ्री विल से आए हो, तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते आपकी फ्रीडम को रोका गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बस 2 पॉइंट। इस वाले हेडिंग में बहुत कुछ अजीब अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, एंड आई एम श्योर ढेर सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, बट आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं जो इनको याद रखना है, इनको ढंग से याद रखना है आपने, और ये इससे आपका काम हो जाना चाहिए, बाकी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारा खत्म हो गया चैप्टर, बट ये एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बॉक्स में, जे एस मिल्स डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड करने के लिए। फर्स्ट आएगा हमारा, नो आइडिया इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। अगर आपने किसी भी आइडिया को फॉल्स लेबल कर दिया तो उस पर आगे जाके आपको कैसे पता लगेगा कि उसके बारे में उसका कितना, आप उसके बारे में सही थे कि नहीं थे। यानी किसी भी आइडिया को मे बी आज वो फॉल्स लग रहा हो आपको, मे बी वो कल फॉल्स ना लगे, मे बी वो ट्रू हो, है ना। अगर आपने सो कॉल्ड फॉल्स आइडियाज़ को बैन कर दिया, उनको आपने उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ ही नहीं करी, तो आपको फ्यूचर में पता ही नहीं लगेगा कि उनकी ट्रू पोजीशन थी क्या, है ना। क्या पता वो ट्रू हो, और क्योंकि आपने उनको लेबल कर दिया था फॉल्स, तो वो कभी आपको पता नहीं लगेगा। तो आपकी सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी अगर आप किसी भी चीज़ को बैन कर दोगे फॉल्स बोल के। सेकेंड आपका पॉइंट आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपोजिंग व्यूज़। नाउ टू फाइंड ट्रूथ इट इज़ ऑलवेज एनकरेज्ड एंड डिज़ायरेबल कि आप ओपोजिंग व्यूज़ का क्लैश कराएं। अगर किसी भी चीज़ को ट्रूथ की तरह प्रेजेंट करा जा रहा है या किसी भी क्लेम को प्रेजेंट करा जा रहा है, उसके लिए चैलेंजिंग उसको चैलेंजेस मिलने ही चाहिए, उसको क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, उसको तुम्हें बस क्रॉस क्वेश्चन करो उसको कि क्या इसमें ये कितना ऐसे कैसे सही हो सकता है, या कोई भी क्लेम करा जा रहा है उसको तुम एनालिसिस करो, तभी जाके तुम सही उसकी पोजीशन ढूंढ पाओगे कि उसमें उसके क्लेम में कितनी सही सच्चाई थी, कितना झूठ था। अदरवाइज़ अगर आपने किसी भी चीज़ को सीधा सा मान लिया तो आप तो बड़ी नैरो सी डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ में अटक के रह जाओगे, ठीक है। बड़ा ही क्लीशे सा, अनथिंकिंग क्लीशे सा, ट्रूथ हैज़ विल बी रिड्यूस टू एन अनथिंकिंग क्लीशे। ये हमारे थर्ड पॉइंट में आता है। अगर आपने कंटिन्यूइंग वैल्यू ऑफ कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, ठीक है, कंटिन्यूइंग वैल्यू ऑफ कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ का क्या मतलब हुआ कि वो जो प्रोसेस है, इसी का एक्सटेंशन है पॉइंट, वो जो प्रोसेस है कॉन्फ्लिक्ट कराने का, उस प्रोसेस को भी आपको हमेशा इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ किसी भी सिचुएशन में ट्रूथ चाहे कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टॉपिक का ट्रूथ हो, ठीक है, वहाँ पे आपको वो जो प्रोसेस ऑफ क्लैश कराने वाली चीज़ है वो हमेशा इनकरेज करना चाहिए। अदरवाइज़ हर सर्कमस्टांस में जो भी ट्रूथ कहा जाएगा, जिसको भी सच बोला जाएगा, उसकी डेफिनेशन बड़ी छोटी सी, बेकार सी, अनथिंकिंग क्लीशे बन के रह जाएगी कि हाँ जी ये है सच्चाई, बस इसके अलावा कुछ सच नहीं है, ठीक है। जैसे ढेर सारे आप रिलीजियस बिलीव्स कह रहे हो, उनको क्वेश्चन ही नहीं करेंगे लोग आगे, तो फिर तो कुछ भी मानते रहेंगे ना वो, तो वहाँ पे आपका ये पॉइंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट। अब आपका लास्ट पॉइंट है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हाउ यू परसीव थिंग्स, हाउ योर सेंसेस परसीव थिंग्स। वी कांट बी श्योर व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज़ एक्चुअली ट्रू। अगेन पिछले पॉइंट्स की तरह ही सिमिलर, अगर कोई भी सोसाइटी सारे आइडियाज़ को सप्रेस कर देती है ये बोल के कि वो आज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इट रन्स द डेंजर ऑफ लूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट माइट टर्न आउट टू बी वेरी वैल्यूएबल नॉलेज। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज को आपने, सपोज करो किसी आइडिया में बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल हो आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद होने का, या बहुत नॉलेज क्रिएट करने का, या कुछ ना कुछ हैवी पोटेंशियल है उसका फ्यूचर में, बट आपने उस आइडिया को ही पहले ही सप्रेस कर दिया ये बोल के कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, इसको हम सच्चाई नहीं बोल सकते, ये तो कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाएगी, तो आपकी सोसाइटी कभी ज़्यादा इवॉल्व कर नहीं पाएगी, आपकी सोसाइटी डेवलप भी नहीं कर पाएगी, एंड इट वुड बी एन अटैक ऑन योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड इट्स नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी इन द लॉन्ग रन टू सप्रेस आइडियाज़। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये बड़ा अजीब सा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये चैप्टर। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।